नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ योगेश में। हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। आज आपको भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को बताएंगे, वो भी ट्रिक से याद करवाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा अंत तक ज़रूर देखें एक बार, क्योंकि आप शुरू में देखेंगे तो हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन इसको पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। मैं पूरा समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं। देखिए, मूल संविधान जब हमारा बना था तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, ये तो आपको मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो आप लिख लीजिए और नोट कॉपी लेके बैठिए, पूरा नोट कीजिए। तो जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय प्रेजेंट में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी वो अनुसूचियाँ। दोस्तों, यदि आप मेरे ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं और आपको तुरंत मिल सके, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वहाँ घंटी वाला बटन होगा तो उसको दबा दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको तुरंत ही आपको जो है वीडियो मिल जाएंगे। जो भी हम आपको क्लास देंगे, रेगुलर आपको क्लास मिलेगी और टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज मिलेगी। पूरा टेट सी-टेट का पूरा कंप्लीट तैयार करवाया जाएगा। इसके पहले पार्ट 3 में हमने आपको विदेशी स्रोत पढ़ाए थे, आप देख लीजिएगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको पढ़ाए हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी साथी हैं उनको कहीं जाना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, सभी को क्लास घर बैठे मिल जाए ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं भारत के संविधान की 12 अनुसूचियाँ। भारत के संविधान की 12 अनुसूचियाँ इंग्लिश में कहते हैं 12 शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, इसको पहले देखते हैं फिर ट्रिक बताते हैं। प्रथम अनुसूची, इसमें आपके इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। आप कहेंगे 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो पहले 9 थे, लेकिन 26 जनवरी से अब 8 ही रह गए हैं। ठीक है, और 28 राज्य हैं। अब इसके बाद दूसरी अनुसूची में, इसमें भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारत में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में इसके अंतर्गत राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के बारे में मिलता है आपको। 6वीं अनुसूची में इसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा में मिजोरम राज्यों की जनजाति के बारे में मिलता है। इसके बाद 7वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत राज्यों और केंद्रों की भी शक्ति का बंटवारा, और इसमें जो है आपको फिर 8वीं सूची में मिलता है 22 भाषाओं का उल्लेख। 9वीं सूची में मिलता है आपको संपत्ति अधिग्रहण कानून। 10वीं सूची में मिलता है दरबदल कानून। 11वीं अनुसूची में मिलता है आपको पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, और 12वीं में मिलता है शहरी से संबंधित। तो अब देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए दोस्तों, ट्रिक फनी हो सकती है, थोड़ा हो सकता है भाषा उसमें थोड़ा सही ना लगे आपको, लेकिन बस सिर्फ समझाने के लिए आसान भाषा में आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसको एक बार समझिए और माइंड मत कीजिएगा। तो देखते हैं कैसे याद करेंगे। आप रिलेट कीजिए कि जो हमारे चुनाव होते हैं, हमारे यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होते हैं। कोई सांसद विधायक बनता है तो 5 वर्ष के लिए बन जाता है। ठीक है, तो उसको अब याद रखिए। उस 5 वर्ष की संसद चुनाव में क्या होता है कि जब 5वां साल आता है तो लोग वोट मांगने के लिए घरों घरों में जाते हैं। तो इस प्रकार से अब इससे आप रिलेटेड करेंगे तो ये आपकी सूचियाँ आपको याद हो जाएंगे। आपके ये शेड्यूल्स, फर्स्ट शेड्यूल है आपकी प्रथम अनुसूची। इसके अंतर्गत भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। हमारे देश संघीयों का समूह है, तो हमारे देश में 28 राज्य प्रेजेंट में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसका वर्णन आपको प्रथम अनुसूची में मिलता है। ये आपको आसानी से याद हो गया होगा। तो प्रथम अनुसूची में आपके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन। दूसरी अनुसूची में अब देखिए, कोई व्यक्ति है किसी राज्य में आगे रहता है, कोई भी व्यक्ति है तो वो राज्य में आगे रहेगा या केंद्र शासित प्रदेश में आगे रहेगा, तो वो फिर कहता है कि भैया हम यहाँ रहेंगे तो हमको यहाँ वेतन भी मिलना चाहिए, हमें भत्ते भी मिले, पेंशन भी मिले। हम वृद्ध हो चुके हैं तो वृद्ध कहेंगे हमें पेंशन दीजिए, और यदि कोई जवान तो कहेंगे हमें नौकरी दो, हमें वेतन दो। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति आया, फिर वो आया राज्य में रहा तो उसने कहा हमें वेतन भी चाहिए, हमें नौकरी भी चाहिए। तो दूसरी अनुसूची में आपका, पहली अनुसूची में सबसे पहले आएगा वो राज्य में रहेगा, दूसरी अनुसूची में फिर उसको वेतन की बात करेगा, तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। इसमें पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलेगी, प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी मिलेगी, इसका वर्णन किया गया है। इसके बाद तीसरी अनुसूची में भारत शपथ है। तो देखिए, कोई व्यक्ति राज्य में आएगा, उसको वेतन, वो कहेगा हमें वेतन चाहिए, नौकरी चाहिए। तो जब उसको वेतन और नौकरी दी जाएगी तो तीसरी अनुसूची में कहा गया शपथ, उससे शपथ दिलवाई जाएगी। आप उससे कहा जाएगा कि आप शपथ लीजिए कि हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन आप जो है
शपथ दीजिए कि इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। हम आपको वेतन देंगे, सैलरी देंगे, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। इसकी हमें शपथ दीजिए, हमें आपसे शपथ चाहिए। तो इसकी शपथ दे दी जाती है, यानी कि तीसरी अनुसूची में आपकी शपथ की बात की गई है। देखिए तीसरी, एक और है तीसरी। जब 3 की बात करते हैं 3, और देखिए शपथ, शपथ में 3 अक्षर हैं, 1 2 3, शपथ है, शपथ। तो चाहे ऐसे याद रखिए, तीसरी में शपथ है, शपथ का वर्णन किया गया है। या फिर ऐसे याद रखिए कि जब कोई राज्य में आगे रहता है, वेतन की बात करता है, यानी कि पहले राज्य में आएगा, पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में आपके वेतन तथा पेंशन, तीसरी अनुसूची में वो बात करता है कि हम आपसे शपथ लेते हैं, और वो कहता है हम शपथ देते हैं कि हम वेतन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तीसरी अनुसूची में बात करता है आपके, वो कहता है देखिए भाई, हम आपसे वादा कर रहे हैं कि हम जो है इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपने राज्य से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहिए, हमें अपने राज्य से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहिए। हम भी नेता बन के आएंगे और जनता की सेवा करेंगे, लेकिन हम शपथ लेते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहली अनुसूची में है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में है आपके वेतन, तीसरी अनुसूची में आपके शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, हर राज्य से प्रतिनिधित्व किया जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश है तो यहाँ 31 राज्यसभा सदस्य यहाँ से नामित किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची आपको बताइए कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। अब देखिए पहली अनुसूची में है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, फिर वो आएगा वेतन की बात करेगा, वेतन देंगे तो कहेंगे शपथ दीजिए कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। तो पहले में, दूसरे में वेतन, तीसरी अनुसूची में शपथ, और चौथी में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यों द्वारा। अब है आपका पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में क्या करेगा, वो नेता बन जाएगा, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व भी करने लगेगा। तो वो सोचेगा कि देखिए अब 5वां साल आ गया है, 5वां साल यानी कि 5वीं अनुसूची, ऐसे रिलेट करिए। 5वां साल यानी 5वीं अनुसूची, यानी कि वो कहेगा कि अब हमें भैया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पास जाना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि हम आपको जो है सब सुविधाएं देंगे, आप हमें वोट दीजिए। 5वें साल लोग बाग यही करते हैं, सभी नेता करते हैं कि 5वीं जाएंगे, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के यहाँ जाएंगे। तो यानी कि 5वीं अनुसूची में आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। इसके बाद है 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची, इसमें क्या है, ठीक है, वो गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पास गया, वोट भी मिल गए। अब उसने कहा अब जो है 5 साल उसके निकल गए, अब दूसरी बार वो जीत के आया तो 6वीं साल लग गई। 6वीं साल में उसने क्या किया कि कुछ राज्य थे जहाँ विशेष अनुसूचित जनजाति के लोग रहते थे, तो उन्होंने उसको विशेष दर्जा दे दिया, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्य हैं। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है 6वीं अनुसूची में। इसको इस राज्यों के नाम याद रखना, AMTM शॉर्ट ट्रिक से। ए से हो जाएगा आपका असम, एम से हो जाएगा मेघालय, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, एम से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। अब जैसे आपने पढ़ा होगा AM-PM, एंटी मेरिडियन और पैरा मेरिडियन। सुबह के समय को कहते हैं AM और शाम दोपहर के बाद को कहते हैं PM। तो देखिए अब AM-PM की जगह आप AMTM याद रख लीजिए, तो ये आपको राज्य याद हो जाएंगे, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है 6वीं अनुसूची में। इसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में है आपकी, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब देखिए जब वो क्या हुआ, फिर से याद कीजिए कि पहले तो वो राज्यों में आया, फिर उसने कहा मुझे वेतन दीजिए, वेतन मिलने लगा, फिर उसने कहा शपथ दीजिए, शपथ तीसरी अनुसूची में, फिर कह रहा चौथी अनुसूची में, आपका चौथी अनुसूची में कह रहा शपथ देने के बाद कह रहा कि मुझे जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहिए, तो प्रतिनिधित्व भी मिल गया। फिर 5वीं साल आया तो उसने कहा 5वीं अनुसूची में कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में उल्लेख मिलता है। फिर वह 6वीं साल जब बनता है, दूसरी बार जीत के आता है, तो उसने 4 राज्यों के लिए स्पेशल जो है उपबंध बनाया, जिसमें असम, मेघालय और त्रिपुरा है। अब 7वीं अनुसूची में वो कहता है कि देखिए भाई, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा। अब ऐसे याद रखिए कि जब 7वीं साल आई तो उनके राज्यों के बीच और केंद्रों के बीच लड़ाइयाँ होने लगी 7 दिन। हाँ भैया, 7 दिन लड़ाई होने लगी कि नहीं ये शक्ति मेरे पास रहेगी, ये शक्ति मेरे पास रहेगी।
तो उन्होंने क्या किया कि नहीं, बंटवारा कर लिया, हम बंटवारा कर लेते हैं, हम 7 दिन नहीं लड़ सकते हैं, यानी कि 7वीं अनुसूची। 7 दिन वो लड़ते हैं तो 7वीं अनुसूची, अब 7 दिन लड़ते हैं और शक्तियों का बंटवारा कर लेते हैं। फिर बाद में कहते हैं ये केंद्रों के पास रहेगी और ये राज्यों के पास ये शक्ति रहेगी। तो 7वीं अनुसूची में आपका इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। समझ गए आप लोग। अब जो है आपकी ये केंद्र व राज्य सूची है, ये आपको बताई थी 3 अनुसूचियाँ हैं। 3 अनुसूचियाँ आपको बताई थी। पहली अनुसूची है केंद्र सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। केंद्र सूची में केंद्रों के कानून होते हैं, केंद्रों की शक्तियाँ होती हैं, से राज्य सूची में राज्यों की सूचियाँ शक्तियाँ होती हैं, और समवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्यों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वो होते हैं दोनों के एक साथ। तो अब देखिए, संघ सूची, इसके अंतर्गत 98 विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र को है। ठीक। इसके बाद राज्य सूची। राज्य सूची, इस सूची में 62 विषय हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को है, लेकिन राष्ट्र हित में संबंधित मामलों में केंद्र भी कानून बना सकता है। समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत 52 विषय हैं। ठीक है। इन पर केंद्र व राज्यों दोनों कानून बना सकते हैं, यानी समवर्ती सूची होती है, इसमें केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है राज्य द्वारा। जैसे कहने का मतलब यह है, जैसे कोई एक ही विषय है, एक ही विषय पर कानून राज्य ने भी बनाया और केंद्र ने भी बनाया, कोई भी एक ही विषय पर, तो फिर राज्य द्वारा कानून मान्य नहीं होगा, जो केंद्र ने बनाया वो कानून मान्य होगा। संघ सूची को कहते हैं केंद्र सूची। ठीक है। तो केंद्र सूची, जो केंद्र आप अधिकार बनाते हैं, उसमें 98 विषय दिए गए हैं उसके अंतर्गत, और राज्य सूची में जो है आपके 62 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अब देखिए 7वीं अनुसूची यानी कि समवर्ती, यानी कि शक्तियों का बंटवारा। 7 दिन उनकी लड़ाइयाँ होने लगी तो उन्होंने शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अब क्या होता है, जब शक्तियों का बंटवारा हो गया 7वीं अनुसूची में, अब आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। अब वो क्या करते हैं, बस 22 भाषाओं का उल्लेख। मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थीं। देखिए, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन प्रेजेंट में 22 भाषाएं हैं। जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें जैसे 8 अनुसूचियाँ थी, अब 12 अनुसूचियाँ हैं, ऐसे ही पहले 14 भाषाएं थीं, अब 22 भाषाएं हैं। तो देखिए, अब जब 8वां साल आया, 8वां साल, तो फिर वो प्रचार करने जाने लगे कि भैया अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, और जिस राज्य में जाते हैं उसी भाषा में बात करने लगते हैं। हरियाणा में गए तो हरियाणवी में बात करने लगे कहीं, और उत्तर प्रदेश में आए तो हिंदी में बात करने लगे। तो ये समझ लीजिए कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। इसके बाद आपका जो है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 1951 द्वारा जोड़ी गई थी ये अनुसूची, क्योंकि पहले 8 थी पर 9वीं जोड़ी गई थी। तो इसमें क्या है कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख, राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए, अब 9वां साल जब आया तो उन्होंने क्या किया, जो नेता थे कि उन्होंने कह दिया कि जिसका जिस संपत्ति पर अधिकार है हम उसका अधिकार देंगे, हम उसको अधिकार देंगे। हाँ भैया, अब उनको चुनाव जीतने हैं, अब वो पैसा बांटेंगे, उनको वोट चाहिए, हम उनको संपत्ति लौटाएंगे। तो 9वीं साल आ गई आपकी जो है संपत्ति का अधिग्रहण कानून। ऐसे याद रखना है तो आपको याद रहेगा। देखिए, इसको जो माइंड मत करना, बस सरल भाषा में समझाने की कोशिश की हमने। 10वीं अनुसूची में आ गया आपका ये 10वीं अनुसूची में दल बदल। 10वीं अनुसूची में है दल बदल कानून। अब देखिए, ये 10वीं अनुसूची, सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है पहली अनुसूची जोड़ी गई थी। फिर इसके बाद जो पहली नहीं 9वीं अनुसूची, अब जो 10वीं अनुसूची है वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। ठीक। और 1950 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो क्या हुआ, जब उन्होंने कहा 9वें साल में कि देखिए भैया, हम आपको सबको इतने इतने पैसा देंगे, आप हमें वोट देना, यानी कि अधिग्रहण, संपत्ति अधिग्रहण कानून 9वें साल यानी 9वीं अनुसूची में। 10वीं में उन्होंने क्या किया कि लोगों ने दल बदल करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने बोल दिया, मान लो कि हम आपको 72,000 देंगे, आप हमारी पार्टी में आइए, तो वो आना शुरू हो गए। माइंड मत करना दोस्तों, बस समझा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि अपना दल बदल करना शुरू कर दिया। दल बदल का मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना शुरू कर दिया। बस ऐसे याद रखिएगा। तो 10वीं में दल बदल, दा से 10, दा से दल बदल, दा से 10, दा से दल बदल।
तो 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल कानून, यानी कि इस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है। इसके बाद 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, इसमें ये यहाँ दल बदल लिखा हुआ है, ये गलत है, दल बदल नहीं है। इसमें जो है पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। ठीक है, दल बदल तो आपका 10वीं में है। 11वीं में आपका है पंचायती राज से संबंधित 29 विषय। पंचायती राज से संबंधित जो 29 विषय हैं, तो अब ऐसे याद रखेंगे। तो अब 10वीं साल जब वो आए तो जीत गए चुनाव। ठीक है, अब तीसरी पंचवर्षीय यानी कि 11वीं साल लग गई। जब 11वीं साल में तीसरी पंचवर्षीय में जीत के आए वो नेता, तो उन्होंने कहा देखिए भैया, अब हमने जो करना था बहुत कुछ कर लिया, अब हमें पंचायती राज में संपर्क करना चाहिए और गाँव का विकास करना चाहिए। तो जाके पंचायतों से संपर्क करते हैं, यानी कि पंचायती राज। पंचायती राज गांव में होती है पंचायती राज व्यवस्था। इसमें 29 विषय हैं। पंचायती राज के बारे में पूरा वीडियो बताएंगे। ठीक है, तो पंचायती राज से संबंधित जो है 11वां है, ऐसे याद रखिएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब 11वीं साल तो उन्होंने गांव की ओर देखा, पंचायती राज की ओर देखा। और उन्होंने कहा देखिए, हमने गांव का काफ़ी विकास कर दिया, अब थोड़ा शहरों का भी ध्यान दे लें, शहरों का भी तो विकास करना है। तो फिर 12वीं अनुसूची यानी कि 12वीं साल वो पहुंच जाते हैं शहरों में। कहाँ पहुंच जाते हैं? शहरों में। यानी कि 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थानों से संबंधित 18 विषय हैं। ये है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा मूल संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, आपको कैसी लगी चीज़, समझ में आई कि नहीं आई? यदि नहीं आई हो, अगर आपको समझ में, तो आप मुझे बताइए, मैं फिर दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, एक बार फिर से समझिए, मैं फिर से समझाता हूँ आपको। पहली अनुसूची जो है आपकी, पहली अनुसूची में आपका राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। जब कोई व्यक्ति केंद्र में आके, राज्य में आके रहता है, तो वो वेतन की बात करता है। दूसरी अनुसूची में वेतन, जब उसको वेतन मिलते हैं तो उसको शपथ दिलाई जाती है कि आप इस वेतन को दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो तीसरी अनुसूची में आपका जो है वेतन है। जब उसको वेतन मिलने लगता है तो वो चौथी अनुसूची में कहता है भैया, हम वेतन तो लेंगे और भ्रष्टाचार भी नहीं करेंगे, लेकिन हमें राज्यसभा में प्रतिनिधित्व चाहिए ताकि हम अपने राज्यों का विकास कर सकें, हम अपने राज्य के नेता बनना चाहते हैं। तो यानी चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। इसके बाद 5वीं अनुसूची में है आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, यानी जब 5वीं साल आती है तो वोट मांगने गरीबों के यहाँ पहुँच जाते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। तो 5वीं अनुसूची में है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन। इसके बाद 6वीं अनुसूची में है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के बारे में वर्णन। AMTM, क्योंकि यहाँ पर जनजाति के लोग ज़्यादा रहते तो उन्होंने कहा इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए, तो AMTM पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा, और जो है इसमें 3 सूचियाँ हैं आपकी। और आपके जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख, क्योंकि जब वो 8वीं साल जाता है तो कहता है कि मुझे अब प्रचार प्रसार करना चाहिए वोट मांगने के लिए, तो कई अलग अलग भाषाओं में जो बात करता है। यानी कि 8वीं अनुसूची में आपकी भाषाएं हैं। इसके बाद 9वीं अनुसूची में जो है आपकी संपत्ति अधिग्रहण कानून, यानी कि जब 9वीं साल जाता है तो क्या देता है, जो मेरी पार्टी में आएगा, जो मुझे वोट देगा, मैं उसे पैसा दूंगा, मैं उसे संपत्ति दूंगा, संपत्ति का अधिग्रहण कर दूंगा। तो यानी कि 9वीं साल में 9वीं अनुसूची में संपत्ति अधिग्रहण कानून। 10वीं अनुसूची में आपका दल बदल, कई पार्टियों को पता चलता है वहाँ उस पार्टी में पैसा मिल रहे हैं तो वो दल बदल करना शुरू कर देते हैं, दूसरी पार्टियों को ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दल बदल, 10 से 10 दल बदल। इसके बाद 11 अनुसूची में आपकी 11 अनुसूची में ये मत लिखना दल बदल, इसमें है आपका पंचायती राज से संबंधित 29 विषय। ठीक है, वो गांव का विकास करने के लिए पंचायती राज की व्यवस्था करते हैं। इसके बाद 12वीं अनुसूची में वो कहते हैं कि आप 12वीं साल भैया हम शहरों का विकास करेंगे, गांव का विकास हो गया। तो 12वीं अनुसूची में आपको शहरी क्षेत्रों से स्थानीय स्वशासन संस्थानों से संबंधित 18 विषय हैं। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर बताइए। आपको समझ में आया कि नहीं आया? थैंक यू वेरी मच।